तो हाय एवरीवन, मैं आशुतोष शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लास 11th और 12th में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भाई ये सेशन जो ये क्लास ये जो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं वो सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की चल रही हैं। तो भाई जिसके अंतर्गत हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, तो आज उसी में से एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसे शायद आपने कभी पढ़ रखा हो, आज एक बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जिससे रिलेटेड हम ये भी आपको बताएंगे कि भाई आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है और कुछ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, मींस जो आपके बड़े भैया दीदी लोग ने एग्जाम में उन्हें दिया है। और आपको पता है, खास बात पता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है उसमें 90% चांस होता है कि भाई वो जो क्वेश्चन होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से बन के आता है। तो प्यारे बच्चों, आज तो शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी इस बेहतरीन सी क्लास में। आपको पता है कि हम लोग ना 12th में कदम रख चुके हैं और हो सकता है हमारे साथ 11th के भी बच्चे हों। अगर आप क्लास 12th में हो तो भाई बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि एक बार जो आज की क्लास में आप पढ़ेंगे उसे ऐसा माइंड में सेट करेंगे कि आप इसे अब दोबारा नहीं पढ़ने वाले। अगर आप 11th में हैं तो प्यारे बच्चों नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में काम आने वाला है। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक की भाई? आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। क्या सर, हमने क्लास 10th में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रखा था? बिल्कुल बच्चा पार्टी, आपने क्लास 10th में क्लास 9th में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रखा था। आई नो वेरी वेल, पढ़ रखा था। लेकिन भाई जब आप 11th में आते हो तो चीजें बदल जाती हैं। 12th में जाते हो तो सीरियस होके टॉपिक पढ़ते हो। तो भाई सीरियस हो जाओ, टॉपिक को पढ़ लो। आई नो कि आप पढ़ चुके हो, टाइम दे दो ना, आपके पास टाइम है। आज हम लोग बात करेंगे कि भाई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, क्योंकि जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, किसी भी चीज का पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ो, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? आपके पास क्वेश्चन आया है, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? किस बला का नाम है एक्टिव वॉइस? चलिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा चिल करो भाई, मैं बताता हूँ। आई नो गर्मी है, चिल कर लो भाई, हो जाएगा, सब हो जाएगा। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस क्या है? चलिए देखिए भाई क्या है कि एक्टिव वॉइस इज अ सेंटेंस। एक्टिव वॉइस एक सेंटेंस है, और सेंटेंस कैसा है भाई? सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, एक प्रारूप है। मतलब कि भाई सेंटेंस कोई सा भी लिखा है तो वो एक्टिव वॉइस होगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं कहीं लिखा है कि कोई भी सेंटेंस लिख दिया गया तो एक्टिव वॉइस हो गया। नो नो नो, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। लॉजिक क्या है? इन विच। इन विच का मतलब होता है जिसमें, यानी उस सेंटेंस में क्या होगा? इन विच द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। जो सब्जेक्ट होगा, अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? हिंदी इंग्लिश मैथ? नहीं नहीं नहीं, सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी सेंटेंस के अंतर्गत कार्य को करने वाला। जैसे प्रेजेंट टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक सब्जेक्ट का काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और आप भी एक काम कर रहे हैं भाई, इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का काम आपका, पढ़ाने का काम मेरा। तो हो गए ना हम और आप सब्जेक्ट। क्लियर है? तो भाई सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। तो यहां पर सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता, जो क्या करेगा? परफॉर्म्स करेगा, कार्य करेगा। द एक्शन ऑफ अ वर्ब, यानी किसी भी वर्ब से जुड़ी। देखो ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी अगर बारीक बात हम नहीं सुनते हैं ना तो एक नंबर कम आ जाता है। और आपको पता है, अभी आप 1 या 2 नंबर के लिए टेंशन नहीं करोगे। समस्या तो तब होगी जब आप कंपटीशन लेवल में जाओगे, तब आपको 1 नंबर की असली कीमत पता चलेगी कि क्या सर 1 नंबर इतनी बड़ी हैसियत रखता है कि किसी को सिलेक्शन से बाहर करा सकता है। जी हाँ, 1 नंबर की कीमत बहुत होती है। वो तब पता चलेगी जब आप कंपटीशन में कदम रखेंगे। अभी आप कंपटीशन में नहीं है, लेकिन सीरियस रहे बच्चा, क्योंकि जमाना कंपटीशन का है ना? तो भाई यहां पर हमने देखा कि भाई जो सब्जेक्ट होगा किसी भी वर्ब को परफॉर्म करेगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और माता जी क्या कर रही हैं? आपकी खाना पका रही हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं?
ऑफिस से आ रहे हैं, ऐसा कुछ तो एक्शन चल रहा होगा ना। दादी माँ क्या कर रही है, पंखा डुला रही है। तो ये सारे क्या हो रहे हैं भाई, एक्शन कर रहे हैं, और एक्शन को करने वाला कोई है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल देखिए एक्टिवाइज का भी समझ में आएगा क्या। द डॉग चेस द बॉल। यहां पर देखो, ध्यान से देखने का काम है आपका कि भाई जो बॉल है उसको चेस किया है, और किसने किया है, डॉग ने किया है। तो यहां पर एक क्लियर बात हो गई। यहां पर जो आप डॉग देख रहे हैं ना, द डॉग लिखा हुआ है, ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा पार्टी, सब्जेक्ट कहलाएगा। और सब्जेक्ट के बाद आपको जो एक्शन दिख रहा है, ये एक्शन दिख रहा है ना, ये क्या है आपकी, ये बच्चा आपकी एक्शन है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वर्ब बोलते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्या सर बिना हेल्पिंग वर्ब के एक्टिवाइज होता है क्या? आपको दो जगह मिल जाएगा, आपको दो जगह मिल जाएगा जहां आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, और दोनों का अफर्मेटिव, जहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी, बाकी हर जगह आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी। दोनों बातें याद रखिएगा। और उसके बाद जो भाई ये एक्शन किया गया है, उसने क्या किया है भाई, उसने किसे चेस किया है, बॉल को। तो ये जो द बॉल हो गया ना, ये किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक खास बात आपने समझी कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है। अब आप इतने अच्छे से समझ चुके हो, कोई भी सेंटेंस बोल लो मन में, अब आप समझ चुके हो एक्टिवाइज क्या होता है। मैं खाना खा रहा हूं, एक्टिवाइज। वो पानी पी रहा है, एक्टिवाइज। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, दैट्स एक्टिवाइज है ना। ही इज प्लकिंग फ्लावर, एक्टिवाइज। ये तो समझ चुके हैं। अब चलिए जल्दी से मैं आपको बताते हैं कि भाई ये पैसिवाइज किस बला का नाम है, पैसिवाइज कैसा दिखने वाला है। तो भाई पैसिवाइज क्या है, चलिए देखिए पैसिवाइज क्या है। व्हाट इज पैसिवाइज, व्हाट इज पैसिवाइज। तो पैसिवाइज इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर। भाई पैसिवाइज भी किसी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, एक प्रारूप है, जिसमें क्या होता है, इन विच, जिसमें द सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होता है, रिसीव्स द एक्शन, जिसमें भाई उसकी क्रिया को थोप दिया जाता है। जैसे आपके ऊपर थोप दिया जाता है घर में भाई, अगर मिल्क के ऊपर का जो होता है ना मटेरियल है ना, वो अगर घर में गायब हो गया तो आप पे थोप दिया जाता है, यही खाया होगा है ना। मिठाई रखी है और गायब हो गई तो यही खाया जाता, खा गया है, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब हो गया भाई काम हुआ है, लेकिन काम आप पे थोप दिया गया है। इसी ही बात को हम समझ रहे हैं यहां पर, इन विच द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, जहां पर भाई सब्जेक्ट एक्शन को पा जाता है कि भाई हाँ ठीक मैंने किया है, ऑफ द वर्ब इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग इट। भाई यहां पर ऐसा नहीं बताया जाएगा कि भाई ये काम कर रहा है, बल्कि बता दिया जाएगा अलग मैनर से, अलग तरीके से कि यही काम किया है। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, कभी कभी गलत फंस भी गए होगे कि घर में हमने चीज उठाई भी नहीं है और ब्लेम भी हमने ले लिया है। होता है ना आपके साथ, बिल्कुल हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ, तो आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। तो भाई इसी बात को हम पैसिवाइज कहते हैं। मम्मी मम्मी भैया ने मिठाई खाई है, हो गया पैसिवाइज। अब आप आए, हाँ मैंने मिठाई खाई है, हो गया एक्टिवाइज। अब समझ में आया कि भाई एक ही बात को घुमा के कह देना पैसिवाइज कहलाता है, और एक बात को सीरियस वे में डायरेक्ट बोल देना एक्टिवाइज कहलाता है। जैसे कि आप उसी सेंटेंस का पैसिवाइज देख पा रहे हैं कि भाई ये हमारा पैसिवाइज हुआ, ये हमारा पैसिवाइज हुआ, ये हमारा पैसिवाइज हुआ। क्या, द बॉल वॉज चेस्ड बाय द डॉग। अब आपके मन में ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ सर ये मेरे को दिख रहा है कि ये पैसिवाइज है, लेकिन अब आप हमें ये बता दीजिए कि आखिर ये एक्टिव से पैसिवाइज बना कैसे। अब यहां तक जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चे को अच्छे से बताना है कि क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अब काम की बात आने जा रही है। अभी तक अगर आपने कॉपी और पेन नहीं उठाया है कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कॉपी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा सीरियस होकर के लिख लीजिएगा। और मेरे पढ़ाने का अंदाज फनी रहेगा, डोंट माइंड, बट आप सीरियस रहिएगा, ठीक है जी, पक्का। बढ़े आगे, चलिए भाई अब बढ़ते हैं कि भाई हम कैसे इस सेंटेंस को पैसिवाइज में कन्वर्ट किए। कुछ तरीके, कुछ नियम, चलिए देखिए, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट आता है कि भाई क्या लिखा है, एक्टिव से
पैसिव वॉइस बनाने के नियम। अच्छा, कुछ नियम होते होंगे, सिंपल सी बात है, किसी चीज को काम करने का कोई नियम होता है, अगर हम नियम से नहीं करेंगे तो गलती होगी, वो कोई सा भी काम हो। तो जिसमें से हमारा पहला पॉइंट क्या आ रहा है जी, हमारा पहला पॉइंट आता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, मींस जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जस्ट यहां पर देखिएगा कि मान के चलिए कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस, हाँ लेट, हम मैथ के स्टूडेंट हैं सर, समझ सकते हैं कि सर हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, मेरे को दिख रहा है। अब जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है, इसमें क्या बोला गया कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कहां मिलेगा सर, यहां पर मिलेगा। मान लेते हैं, सीख रहे हैं तो मान लेते हैं कि सब्जेक्ट मेरे को यहां पर मिलेगा, अगल बगल भी दिख जाएगा, लेकिन 90% केस में आपको यहां दिखेगा। अब जो आपसे बोला गया कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब अगर हम इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये आपका एक्टिव हो गया, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसे क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। बच्चा, इसे खिसका के हमें यहां पर लाना होगा। बताओ समझ में आया? इस सब्जेक्ट को हमें यहां पर सेट करना होगा, सब मैं बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो। आगे देखो, आगे बोला गया कि भाई पॉइंट नंबर 2 कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले, अच्छा जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, इसके पहले हमें क्या लगाना होगा, बाई लगाना होगा। चलिए लगा लेते हैं, हमारा जो भी सब्जेक्ट रहा होगा हमें यहां लिखना होगा, इसके पहले हम क्या लगा लेंगे, बाई लगा लेंगे। बताओ ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? समझ गए सर। अगला पॉइंट क्या बोला गया कि अगला पॉइंट कहता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को कहां मिलेगा, आपको लास्ट में मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता, मतलब जहां सब्जेक्ट लिखा जाता है ना, ऐसा सोचिएगा कि जिस जगह पर सब्जेक्ट लिखा जाता है उस ऑब्जेक्ट को खींच के वहां पर रख दिया जाता है, मतलब इसको ला करके हम इसके सामने लिख देंगे। बताओ ये बात समझ में आई? ये दो हाथ है, यूं करना रहेगा और पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये दो हाथ है, इसको ऐसे करना होगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। समझना पड़ेगा लल्ला, समझना पड़ेगा, और हम समझेंगे आज अच्छे से समझेंगे। तो इतनी बात क्लियर, बहुत बढ़िया से, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। अब हम बात करते हैं एक और खास पॉइंट की, हमारा एक मेन पॉइंट है जिसके बिना पैसिव वॉइस बनना शायद असंभव होता है। वो कौन सा पॉइंट है? वो ये पॉइंट है, क्या कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब, यानी जो भाई एक्शन वर्ब दिखेगी ना, एक्शन वर्ड जो होगा वो अगर दिख जाए तो उसे हमेशा याद रखिएगा, उसे हमेशा थर्ड फॉर्म में, यानी कि भाई जो हमारी वर्ब होगी उसे हमें थर्ड फॉर्म में प्रयोग करना होगा। मींस यहां पर जो भी आपको वर्ब दिखे, जो भी वर्ब दिखे उसे हमें किस में लिखना होगा, V3 में लिखना होगा। बस ये कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। क्लियर है? अच्छे से, बहुत बढ़िया से। ओके सर, मैं आप सबको बहुत बेटा मिस करने की क्या जरूरत है, हम आपके साथ हैं, थे और रहेंगे। ठीक है, हमेशा रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। ज्ञानोदय परिवार आपके साथ था, है और रहेगा। ठीक है, हाँ हो सकता है हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ आपके साथ नहीं है, लेकिन बिल्कुल परेशान ना हो, हम जैसे पहले थे वैसे ही हैं, बदले नहीं है। ठीक है, बदले नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया से। ओके, आगे बढ़ जाऊं। अब तो भी भाई ये काम के कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं, कॉपी पर लिख लिया हो, यही काफी है। अब हम आपको एक खास बात बताते हैं कि जब किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट में इस जगह पर प्रोनाउन लिखा हो तो उसे जब हम पैसिव वॉइस में ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन समझ लीजिएगा, फिर लीजिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट में दिख जाए तो पैसिव वॉइस में इन्हें ऐसे लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है कि अगर आई दिख जाए तो जब हम उधर खींच के लेके जाते हैं जहां मैंने बोला उसके पहले बाई लगाओ, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया बाई मी। अगर आपको वी दिखे तो बाई अस, अगर बच्चा यू दिखे तो बाई यू, और अगर ही दिखे तो बाई हिम, और अगर शी दिखे तो बाई हर, और अगर दे दिख जाए तो बाई देम।
कभी कभी इट दिख जाएगा, लेकिन वहां तक आपको पहुंचने नहीं देंगे। ठीक है, इतना ही आपके लिए कॉन्सेप्ट वाला है जो कि आपको लिख लेना है और समझ लेना है। मेरे को तो लगता है आपको रट लेना है। बच्चा गलती कर देता है लेकिन आपको रट लेना है। ठीक, एक खास बात, एक खास पॉइंट जो भी आप शायद 10th में ना समझे हो, यहां पर समझने का मौका मिल रहा है, इसे समझ लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है भाई? समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी। अगर आपको ये शब्द दिख जाए तो लिखा हुआ नो ऑब्जेक्ट। मतलब क्या सर? मतलब ये कि भैया इस फैमिली से कोई भी मेंबर आपको एज अ सब्जेक्ट दिख जाए तो यूज नहीं किया जाएगा, है ना। जिसे बोलते हैं ना को कोई गेम खिला लो और गेम खिलाते हो कि भैया खेल लेने दो, दूध भात है, मतलब खेल रहा है लेकिन उसका कोई मान्य नहीं है। भाई यही सेम यहां पर होगा, अगर ये दिख जाए तो उसे यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा और बेहतर नोट्स बनाइएगा बहुत बढ़िया से, कि अगर आपका नोट्स कोई दूसरा भाई बहन आपका पढ़े तो आपकी तारीफ करे और मजा आएगी आपको। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कुछ और काम की बात। काम की बात यह है कि भाई जो एक्टिव वॉइस होता है वह तो बिना हेल्पिंग वर्ब के बन सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस विदाउट हेल्पिंग वर्ब नॉट पॉसिबल। भाई पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के बन ही नहीं सकती। क्या बात बोले सर? यस, जो बात बोल रहा हूं गौर से सुन लो, माइंड में सेट कर लो। पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनती है लल्ला। चलिए देखिए कैसे। अब हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, बहुत काम का पॉइंट जो शायद आप कहीं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते दौरान, ये अगर आपने ऑफलाइन भी पढ़ा है तो ये चीज आपको शायद ही बताई जाए। ठीक है, शायद ही बताई जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या, हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, मतलब जिन एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस में आपको काम करना है उसमें से कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इन्हें आपको पहचानने का मौका देता हूं। एक खास बात और बता देता हूं कि आपने अगर टेंस पढ़ा है तो आपने टोटल 3 टेंस के अंदर 4-4 करके टोटल 12 टेंस पढ़े हैं। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें से मात्र हम 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं और उनकी हेल्पिंग वर्ब हमें समझनी होगी, जिसमें से अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और उसे माइंड में सेट करिएगा। क्या कि मान के चलिए आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में ये कंडीशन दिख जाए तो वो इधर से एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, या उसमें एस या ईएस दिख जाए, या फिर लल्ला, डू या डस दिख जाए, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ऐसे ही अगर आपको इज आर एम दिख जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर आपको हैज और हैव दिख जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये बातें याद तो होंगी ना? याद होंगी ना? कोई नहीं, फिर से रिवीजन कर लीजिए। अगर बच्चा पास्ट का इंडेफिनिट हुआ तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी या फिर आपको डिड दिखेगा। ये आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आपसे बोल दिया जाए 10 लड़के खड़े हैं, लड़के छोड़ो लड़कियां खड़ी हैं, 10 लड़कियां खड़ी हैं, और आपसे बोला जाए कि जाओ भाई उनके पास पहुंच जाओ। अरे किनके पास सर? कोई तो कंडीशन बताओ। हम कहेंगे भाई वो जो रेड, हाँ रेड सूट में उसके पास जाना है। अब फटाक से जाओगे दौड़े दौड़े, और जो रेड वाली होगी उससे बोल दोगे हाय दिस इज, ये नाम बोल दोगे। लेकिन भाई जब ग्रुपिंग में बहुत सारे खड़े हैं और आप पहचानना ही नहीं जानते हो तो कैसे पहचानोगे लल्ला? इसलिए आपको ये सारी हेल्पिंग वर्ब माइंड में सेट होनी चाहिए। जब तक पहचानोगे नहीं तब तक बनाओगे कैसे? गलती यही करता है, उसने तो पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, पहचानना नहीं सीखा। पहचानना आना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को करने से पहले अगर हम पहचान गए तब ना हम उसे बना पाएंगे। इसलिए भाई ये सारी हेल्पिंग वर्ब अगर आपको कहीं दिखती हैं तो उसके टेंस में होती है। जैसे अगर आपको विल या शैल दिख जाए, सिर्फ विल और शैल दिखेगा तो वो फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा। अगर विल हैव और शैल हैव दिखा तो वो फ्यूचर का परफेक्ट होगा। और बाकी जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, इन बॉक्सेस का कभी भी आपको पैसिव वॉइस नहीं बनाना होगा। बताओ समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट हो गई है? ले लीजिए, फटाफट से ले लीजिए सारे के सारे बच्चे। एवरीथिंग क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया बच्चा। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में आया बच्चा हर एक चीज क्लियर करके ही जाए। चलिए
जिस प्रकार आपने पहचाना कि अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या उसमें एस दिखे या फिर मुझे डू डज दिखे तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, मैंने सर पहचान लिया। तो सर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये भी मन में आया होगा। तो भाई जो मैं बोल रहा हूं इसे भी आपको माइंड में सेट करना, कुछ ये करना होगा। क्या करना होगा कि अगर आपने प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाया तो जब आप पैसिव वॉइस बना रहे होगे तो इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन पैसिव वॉइस। अभी तक हम एक्टिव वॉइस में थे, अब हम ये हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस लिखा है और वो सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, मैंने पहचाना है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। ऐसे ही लल्ला अगर हमने कॉन्टिन्यूअस पहचान रखा है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर ही यूज करेंगे, लेकिन एक अलग शब्द यूज करेंगे जिसे हम बीइंग बोल रहे हैं, ये भी हमें यूज करना। ऐसे ही अगर हमने प्रेजेंट का परफेक्ट पहचाना जिसमें हैज और हैव दिखेगा तो मेरे को जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हैज बीन और हैव बीन करना होगा। ये बातें क्लियर हो रही हैं हर एक को। ऐसे ही अगर हमने पास्ट का इंडेफिनिट पहचाना जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दिखता था, पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वॉज या वर का यूज करना होगा। ऐसे ही अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाएंगे जहां हमें वॉज वर दिखेगा तो हमें फिर से वॉज वर ही लगाना है, लेकिन एक्स्ट्रा एक शब्द लगेगा बीइंग। इससे हम पैसिव वॉइस क्लियर करते हैं। अगर हम किसी सेंटेंस में पहले से हैड शब्द देख रखे हैं तो समझ जाएंगे ये पास्ट का परफेक्ट, और हम उसे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीन कर देंगे। ऐसे ही फ्यूचर में अगर हमने देखा कि सेंटेंस में विल और शैल लग के आया है तो मींस फ्यूचर का इंडेफिनिट, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पर हम विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। क्लियर? अगर हमारे सामने सेंटेंस लिखा है जहां पर पहले से विल हैव शैल हैव आ रखा है तो मेरे को समझ में आ जाएगा ये ना फ्यूचर के परफेक्ट से आएला, तो मेरे को इधर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करना है। क्लियर? अच्छे से हर एक बच्चे को। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं हर एक बच्चा फायर इमोजी के साथ इधर अपने आप को दिखाए कि यस सर वी आर प्रेजेंट और मेरे को हर एक चीज समझ में आई। तब जाके अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। बहुत मजा आएगी भाई, बहुत मजा आने वाली है आज की क्लास में। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, ऐसे करके हमारे बच्चे क्या होते हैं भाई, सारे के सारे बच्चे क्लास में एक साथ दिखाई पड़ते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। विच मंथ? तो मैं बोल रहा हूं कि आपका भाई अक्टूबर तक बिल्कुल पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा क्लास 12th का। अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 4 महीना मेरे को दे दीजिएगा। अक्टूबर तक आपका पूरा लिटरेचर, ग्रामर, प्रैक्टिस सब कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है? ओके, हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुन्ना पार्टी। अब हम आपको लेके चलते हैं। अगर आपने सेंटेंस पहचाना, जो सेंटेंस आपका कहीं गलती से अफर्मेटिव दिख गया, क्या दिख जाएगा? अफर्मेटिव दिख जाएगा, तो क्या करना है? हाँ, उसके पहले कुछ अलग चीजें क्या हैं, देखो इसको भी देख लो कि अदर हेल्पिंग वर्ब अगर सर वो ना दिखे तो अगर वो ना दिखेंगी तो आपको जो बोल्ड दिख रही है ना, ये आपको हेल्पिंग वर्ब दिख सकती है, जिसमें से आपको वुड दिख सकता है। क्या दिख सकता है? वुड दिख सकता है, शुड दिख सकता है, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। अगर भैया आपको ये शब्द दिख जाए एज अ हेल्पिंग वर्ब तो घबराने का नहीं है भाई, घबराने का नहीं है बिल्कुल। अगर उन हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ये हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो कुछ नहीं करना, जो वर्ब आई है, जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसे ही यूज करना है, लेकिन उसके साथ एक शब्द यूज करना है बी। ठीक है? कैन बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी, मस्ट बी, मे बी। क्लियर कर देंगे, भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, हमसे हो जाएगा। ठीक है जी? हाँ, बहुत बढ़िया जी। और भाई मेरे को दिख रहा है कि आप लोग ना लाइक नहीं करता, लाइक तो करो ना, लाइक करोगे, शेयर करोगे तभी ना तो मेरा को मजा आएगा जी। चलिए अब मैं आपको इधर बताता हूं, समझाता हूं और पढ़ाता हूं कि भाई कैसे अगर मेरे को एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में दिखेगा तो किस प्रकार से दिखेगा। चलिए, ये चीज मैंने आपके लिए बहुत बेहतर करा है, शॉर्ट में आप पूरा समझ जाओगे।
चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट के परफेक्ट का हो और चाहे फ्यूचर के परफेक्ट का हो, किधर से भी हो, अगर वो अफर्मेटिव होगा तो पैसिव वॉइस हमें ऐसे बनाना होगा। ठीक, देखो आपका एक्टिव वॉइस कुछ इस प्रकार होगा जहां पर सबसे पहले कोई सब्जेक्ट लिखा होगा, ठीक है, जहां पर कोई सब्जेक्ट लिखा होगा। और प्यारे बच्चा ध्यान से रखिएगा, मैंने आपको दो बातें याद दिलाई हैं, ये दो बातें हमेशा याद रखिएगा, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आने वाला। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बाकी हर जगह मिलेगी। तो भाई अगर उसको हम थोड़ा सा माइंड से इधर उधर करें तो आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? हेल्पिंग वर्ब दिखाई। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या दिखाई देगी भाई? हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब दिखाई देगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या दिखाई देगी? वर्ब। किसी भी तरीके से हो सकती है भाई, आईएनजी के फॉर्म में हो सकती है, आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म में दिख सकती है, आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में दिख सकती है, कैसे भी वर्ब दिखे कोई बात नहीं, बस आपको पहचानना है सेंटेंस को। उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा होगा। कुछ इस फॉर्म में अगर आपको सेंटेंस दिखा तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। कैसे? चलिए मैं बता देता हूं कि भाई सबसे पहले पैसिव वॉइस में आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहले पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्ट लिखना होगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये यहां पर लिख के आना है। एक खास बात और समझा देता हूं, कभी कभी हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया होता है तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि भाई मेरे को करना क्या है। आज की क्लास में वो भी समझाऊंगा कि भाई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है, जिसे हम ऑब्जेक्ट को, पता है ना, ऑब्जेक्ट को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या सर ये सब क्या समझा रहे हैं? अभी समझ में आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब से ही रिलेट करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं एक तरीके से सेंटेंस में यूज कर दिया जाता है, और उसे कैसे समझना है हर एक बात आप समझ पाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया से। यहां पर क्या बोला कि भाई सबसे पहले मेरे को ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट के बाद मेरे को हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई एक्टिव वॉइस तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और भाई पैसिव वॉइस जो होगा बिना हेल्पिंग वर्ब के बन ही नहीं सकता। तो आपको मैंने बताया कि कैसे पहचानते हैं और कैसे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और एक खास बात, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद जब भी आप वर्ब लिखेंगे, जब भी आप वर्ब लिखेंगे तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। वर्ब हमेशा किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है भाई? उसके बाद आपको बाइल लिखना होगा। बाई लिखने के बाद आपको ये वाला सब्जेक्ट इधर लिखना होगा। बाई के बाद आपको ये सब्जेक्ट लिखना होगा, फुल स्टॉप लगाना होगा। बताओ क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हर एक बच्चे को समझ में आई कि नहीं आई है? बहुत बढ़िया से। सर डैश को ब्लॉक कर दो। क्या भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो भाई? ओके जी, कोई नहीं, सारे बच्चे अपने हैं। हाँ जी, कोई नहीं, चलिए ठीक है, वेरी गुड। बहुत बच्चा लिख रहा है भाई। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे हमारे साथ ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये काम का फॉर्मूला होता है, ये काम का फॉर्मूला होता है जो हर जगह अप्लाई कर सकते हो आप। अभी कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। अभी आपको बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस समझाता हूं, एक एक करके समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये सब्जेक्ट लिख के आया है। ये क्या लिख के आया है बच्चा? ये आपके पास सब्जेक्ट लिख के आया है। अब ये आपके पास क्या लिख के आया है? ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब लिख के आया है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या लिख के आई है? ये आपके पास वर्ब लिख के आई है। और प्यारे बच्चे ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ये प्यारे की बच्चों ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया? अब मैंने क्या करना है? मेरे को करना है कि भाई मेरे को इसे पैसिव वॉइस में बनाना है। चलिए सबसे पहले पहचाना सीखते हैं। सर कैसे पहचानेंगे? मेरे को तो नहीं आता, मैं समझाता हूं ना। देखो भाई ध्यान से, यहां से कभी भी किसी भी सेंटेंस को नहीं पहचाना जा सकता है। ये समझ जाओगे ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, ये यहां से समझ पाओगे। तो आप आगे बढ़े तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब दिखी इज, और आप तुरंत अपना माइंड ले जाओ एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज कहां पर दिखती है? सर मेरे को याद आ गया, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में, जहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी दिखती है, मेरे को दिख गई। समझ में आया? जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सर आपने बताया था उधर भी इज एम आर ही यूज करते हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ।
चलिए देखिए मैं इसे कैसे बनाता हूं। हर एक बच्चा अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो भाई इधर बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा भाई। ओके 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 ओके, जस्ट वेट। ओके, हाँ देखो भाई, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इसका ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखा हुआ है? हिज वर्क। मैंने लिख दिया हिज वर्क। बताओ समझ में आया? हिज वर्क समझ में आया? ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या लिखना है, मेरे को यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास हिज वर्क, उसका वर्क लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर में आएगा और सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। बताओ ये बात समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। सब थर्ड फॉर्म लगती है तो यहां पर हमारे पास आईएनजी आ रखा है, और जब कभी भी आईएनजी आ रखा होता है तो वो हमें बी के पास पहुंचाना होता है। किसके पास? बी के पास। और बी में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? बीइंग हो जाएगा। जिसे मैं अलग फनी तरीके से भी समझा देता हूं कि भाई डांस करना है और बीबी के पास बच्चा भेजेंगे, यही बोला ना मैंने, समझा होगा। चलिए मैं फिर से बताता हूं उसे। हाँ बनाइएगा, क्लिप काटिएगा, बहुत मजा आएगा। कि भाई कभी भी अगर आपको एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब दिखे उसमें आईएनजी दिख जाए तो क्या करना है भाई? सिंपल सी बात है, क्या करना है। अब मान लीजिए ये जो है एक वर्ब है। वर्ब मतलब काम को करने वाला। अब काम को करने वाला तो मान लीजिए जैसे एक बारात होती है, बारात में जीजा जी जाते हैं ना, जीजा जी जाते हैं ना, व्हाइट शर्ट पहन के, व्हाइट पैंट पहन के, व्हाइट शूज पहन के, बढ़िया अलग से चश्मा लगा के टहलते हैं। फिर सब लोग पकड़ते हैं, जीजा जी आओ जल्दी से डांस करा के। जीजा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बच्चा है, बच्चे को लेके कैसे डांस करेंगे? तो देखो भाई यहां पर जो वर्ब है, वर्ब के साथ ये जो आईएनजी दिख रहा है, एक बच्चा लगा हुआ है साथ में। तो कहते हैं ना, अरे भैया बच्चे को उठाओ, बीबी को थोपो, फिर फॉर्म में आओ। तो भाई बी से क्या हुआ? बी फॉर बीबी है ना, बी है, ठीक है। तो भाई बीबी को दिया क्या? बच्चा। बीबी को दिया बच्चा। अब भैया जैसे बच्चा हाथ से जाएगा, जीजा ये कैसे हो जाएंगे? फॉर्म में आ जाएंगे। अब लगेंगे नागिन डांस करने। हाँ भाई फॉर्म में आ जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में थे, इधर आके थर्ड फॉर्म में हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? डूइंग को क्या कर देंगे? डन कर देंगे। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, सबको याद रहेगा। तो इस प्रकार यहां पर वर्ब की हो गई थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होने के बाद अब हम क्या करेंगे? हम अपने इस सब्जेक्ट को इधर लिखने वाले हैं। सर आपने बताया था सब्जेक्ट से पहले बाई लगाना होता है, तो मेरे को यहां पर लगाना होगा बाई। अब ये ही है, ही को यहां पर बाई ही लिख देंगे। ना मुन्ना ना, जब हमारे पास इधर प्रोनाउन होता है तो उधर जब हम शिफ्ट करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट में पहुंचाते हैं, तो ही का हिम हो जाएगा, और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। एक हमारा एक्टिव वॉइस बनके तैयार है। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सही वर्क किया। हिज वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। अंशुल, ओके अंशुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हैं जो बढ़िया से वर्क कर रहे हैं, एक साथ सारे के सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। अब जिनमें से सबका नाम पढ़ना भाई पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बुरा मत मानिएगा। आप सारे सारे मेरे ही बच्चे हो। इधर देखो अब कि क्या लिखा हुआ है, शी टोल्ड मी द ट्रुथ। शी टोल्ड मी द ट्रुथ। यहां पर हमारे पास ये जो है सब्जेक्ट है, ये जो है वर्ब है, और ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट। देखो दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक तो मी आया है और एक तो द ट्रुथ आया। यहां पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, इन्हें कैसे सेट करना होगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसे हम पहचानेंगे। अब हम इसे पहचानेंगे तो हमें, मेरे को यहां पर क्या दिखाई कि वर्ब दिखी, जो कि किस फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किधर आती है? हाँ बिल्कुल सही पहचाने, पास्ट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे हमें कुछ इस प्रकार बनाना होगा कि भाई टोल्ड बताया गया है। क्या बताया गया है? सर द ट्रुथ। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे बताया गया है? मुझे बताया गया है। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई यहां पर हम मेन काम कर रहे हैं, भाई बताया गया है क्या? ट्रुथ। ये डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। हमने कहा मेरे को बताया गया है, किसको? ये तो नहीं बोलोगे ना किसको, क्या बताया गया है। तो यहां से जैसे मैंने व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछा, ये मेरे को डायरेक्ट बताएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मेरे को समझ में आ गया कि इस सब्जेक्ट में मेरे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो द ट्रुथ होगा। इसको मत छेड़िएगा, इसको जहां लिखा वहां लिखे रहने दीजिएगा, गलती कर दोगे।
गलती कर दोगे, इसलिए हम द ट्रुथ को इधर लेके आएंगे। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? द ट्रुथ। इतना लिखने के बाद अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो सकती है? वॉज या वर। तो भाई ये सेकंड फॉर्म है तो हमें वॉज या वर लगानी है। तो भाई ट्रुथ सिंगुलर में आएगा तो हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे? वॉज। द ट्रुथ वॉज। अब जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगाओगे आपको तुरंत वर्ब लगाना होगा। वर्ब किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म भी भाई टोल्ड ही होती है। ये मत सोचिएगा कि मैंने एज इट इज कॉपी किया है, ये मैंने नहीं किया है, मैंने थर्ड फॉर्म लगाया है। द ट्रुथ वॉज टोल्ड। अब देखो यहां पर आप दो तरीके से इस बचे हुए ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। इसे आप या तो लास्ट में शिफ्ट कर दो या तो इधर जैसे ही वर्ब लगाओगे उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हो। कैसे? द ट्रुथ वॉज टोल्ड टू मी। अब यहां पर हम टू मी के साथ लिखेंगे, टोल्ड टू मी, कि मेरे को बताया गया। ऐसे बोलेंगे मेरे को बताया गया, बाय हर, उसके द्वारा, फुल स्टॉप। ये ऐसे करना होगा, ये ऐसे करना होगा, ठीक है? ओके सर, सिंथेसिस का रिवीजन कर। बेटा सिंथेसिस अभी मैंने आपको इधर इस ईयर में नहीं पढ़ाया है, तो जब नहीं पढ़ाया है तो फिर कैसे रिवीजन कर दे बच्चा। हम चाहते हैं कि इस बार जो आप पढ़े बढ़िया से अलग तरीके में पढ़े, फिर रिवीजन कराएंगे, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का रिवीजन भी कराएंगे, हर सेंटेंस का रिवीजन कराएंगे। आप ज्ञानोदय पर हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस नियम से क्लास में आते रहिए, क्लास को करते रहिए बस, ठीक है? आगे देखो, अगला सेंटेंस देखो। ऐसा शायद ही आप कहीं पढ़ते हो, इतनी देर में तो बहुत कुछ आगे बढ़ा दिए होते हैं। आगे देखो, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब यहां से मैंने देखा सर हैव आ रखा है। हैव कहां आता है सर? प्रेजेंट के परफेक्ट में आता है। और जैसे ही मैंने प्रेजेंट का परफेक्ट पहचाना, इसको तुरंत बनाना स्टार्ट किया। सर मेरा ऑब्जेक्ट है माई होमवर्क। बच्चा एक गलती करता है। गलती क्या करता है मैं बताता हूं। गलती ये करता है कि बच्चा होमवर्क उठा लेता है, माई को भूल जाता है। याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको किसी नाउन से पहले कोई पॉजेसिव दिख जाए, पॉजेसिव मतलब माई हो गया, हर हो गया, हिज हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, दियर हो गया, अगर ये शब्द आपको दिख जाए तो जिसके साथ आते हैं उसके साथ ही चलेंगे। जैसे भाई भीड़ में महिला के साथ बच्चा, अगर बच्चा अलग हुआ महिला अलग हुई तो दोनों तड़प जाएंगे, इसलिए उन्हें साथ चलने दो। तो भाई इसको इसके साथ चलने दो, तभी सही होगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। इसलिए पूरा ऑब्जेक्ट होगा माई होमवर्क। बताओ समझ में आया? माई होमवर्क, माई होमवर्क। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सर मेरे को समझ में आया, हैव ऊपर आ रखा, तो भाई ध्यान से देखो, हैव तो इसके अकॉर्डिंग आ रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? सर इसके अकॉर्डिंग हैज आएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज आएगा। तुरंत कॉपी मत कर दीजिएगा, हैव का हैव कॉपी कर दोगे, गलत हो जाएगा। जैसे ही आप हैज लगाओगे आपको याद आ जाएगा कि सर मेरे को जब पैसिव वॉइस बनाना होता है हैज बीन या हैव बीन के साथ बनाना होता है। तो चलिए मैंने बीन को अप्लाई कर दिया, हैज बीन हो गया। जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब का काम कंप्लीट किया, अब मेरे को वर्ब लगानी है। आपको पता है कि जब प्रेजेंट का परफेक्ट होता है उधर पहले से थर्ड फॉर्म आता है, तो मतलब ये थर्ड फॉर्म है, इसको ऐसे कॉपी कर देते हैं, फिनिश्ड। ठीक है, फिनिश्ड हो गया। फिनिश्ड होने के बाद अब हम क्या करेंगे? हम इसके पहले अपने सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई लगाएंगे। तो बाई के बाद आई है तो हम क्या लिखेंगे? बाई मी, बाई, और फुल स्टॉप लगाते ही हमारा एक्टिवाइज बन के रेडी है। अब जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, अगर आप क्लास में बाद में भी देखे हैं तो आप बता सकते हैं क्या आपको अफर्मेटिव का पैसिवाइज बनाना आ गया है? क्या आप अब किसी भी अफर्मेटिव का पैसिवाइज बना सकते हैं? हो गए हैं काबिल? कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। वेरी गुड। मेरे सामने है, कौन है भाई? हर्षित। माई होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाई मी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है आपका सेंटेंस। मतलब जब आपका सेंटेंस अच्छा है तो मतलब जितने भी बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट हैं, हर एक बच्चे को क्या करना है? बढ़िया से आंसर देना है। वेरी गुड, दे भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, ठीक है। अब एक खास बात और आपको बताते हैं कि भाई आज की क्लास में ही आपको मैं एंड में कई सारे सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए भी लेके आया हूं, वो भी आपको करने हैं, तभी आप बेहतर कर पाओगे। चलिए, अगर भैया हमने सेंटेंस अफर्मेटिव पहचाना तो कर लिया, सर अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे? अरे पहचाना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। इधर हम जैसे समझा रहे हैं वैसे कर देने का कि अगर एक्टिवाइज दिखेगा तो कुछ ऐसे दिखेगा। करे सर कुछ नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूं ना।
सबसे पहले सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट के बाद 100% आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी ही दिखेगी। क्या सर पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी? हाँ भाई, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब दिखेगी। इसके जस्ट बाद आप नॉट शब्द देख पा रहे होंगे और इसके जस्ट बाद आपको वर्ब दिखाई देगी। अब वर्ब किसी भी तरीके से हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में या फिर आईएनजी फॉर्म में, ठीक है, सेकंड फॉर्म में नहीं दिखेगी। और उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको फुल स्टॉप दिखाया जाएगा। इस फॉर्म में आपको एक्टिव वॉइस दिया जाएगा जिससे आप पैसिव वॉइस में कुछ इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले बच्चा ऑब्जेक्ट लिखेगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। भाई ये ध्यान रखिएगा, यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, यहां ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद भाई नॉट आ रखा है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो आपको भी इधर नॉट लगाना होगा। उसके बाद वर्ब आ रखी है तो आपको पता है कि भाई हम वर्ब किस फॉर्म में लिखते हैं सर, वर्ब हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद क्या करना होगा सर, बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना होगा, बाई प्लस सब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगाना होगा इस तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से। ओके, अब देखो भाई हम इसकी भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास एक सेंटेंस आया है, क्या, शी डज नॉट हेल्प मी, शी डज नॉट हेल्प मी। सर डज आया है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हुआ, और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, एम, आर। तो कैसे, चलिए देखिए, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है मी। जब मी को जब हम इधर लाएंगे तो मी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात बता रहा हूं, मी को यहां पर लाएंगे मी हो जाएगा। बस बच्चा यहां गलती कर देता है, बच्चा यहां गलती कर देता है। क्यों सर, ऐसा क्यों, गलती क्यों कर दिया? भाई जब आप शी को इधर लेके जाते हो तो हर कर देते हो, तो जब इधर से इधर आएगा तो क्या नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। जब मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, इसीलिए मैंने यहां पर आपके साथ गलती करी है। मी को जब मैंने इधर रखा तो क्या हुआ, आई हुआ। आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो भाई आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बनती है एम। अब डू डज का यूज मत कर दीजिएगा, नहीं होता है, ठीक है, इज, एम, आर का यूज होता है, मैंने एम यूज किया। हेल्पिंग वर्ब के बाद देखो नॉट आया है, आपने भी क्या कर दिया, नॉट लगा दिया। वर्ब किस फॉर्म में करेंगे सर, थर्ड फॉर्म में। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है, तो मैंने यहां पर लिख दिया हेल्प्ड, ठीक है जी, कर दिया। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना है। तो शी है तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई हर, बाई हर। एक बार इसे समझा भी देते हैं, जैसे क्या, शी डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करती है, ऐसे हिंदी में बोलेंगे, शी डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करती है। एक काम किया गया कि वह मेरी मदद नहीं करती है, हमने पैसिव वॉइस जब बनाया तो वहां पर कोई भाव नहीं बदला। क्या देखो, आई एम नॉट हेल्प बाई हर, मेरी उसके द्वारा मदद नहीं की जाती है, बस यही भाव हुआ कि भाई दोनों ही सेंस में मेरी मदद नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, सच में नहीं हो रही है, तभी तो लाइक की संख्या इतनी दिख रही है ना, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ जी, वेरी गुड। आई एम नॉट डन, अरे डन नहीं बच्चा, हेल्प्ड। हाँ, ज्यादा जल्दी में हो गया, गलती कर देते हो मुन्ना, गलती नहीं करनी है, आपकी गलती फिर भारी पड़ जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़ो, अगले सेंटेंस पे आओ। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, हमारा ऑब्जेक्ट ये है, इसे मैं इधर लेके आऊंगा, अ लेटर, अ लेटर। लेटर लिखने के बाद उसे भेजना होगा, नहीं नहीं, अ लेटर इज, एम, आर, यानी कि भाई हमारे साथ आई के साथ एम आया है, तो भाई सिंपल सी बात है, लेटर के साथ हम इज लगाएंगे, तो मैंने यहां पर इज लगा दिया। नॉट आया है, मैंने भी यहां पर नॉट लगा दिया। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा सर, थर्ड फॉर्म, भाई थर्ड फॉर्म लगाने से पहले कंडीशन कुछ और है। यहां पर आईएनजी आया है, थर्ड फॉर्म तभी बनेगा जब आईएनजी शिफ्ट होगा। तो चलिए शिफ्ट करिए इसे बी के पास, तब जाके बी को हम देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा बीइंग। अब हम इसे थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, राइट, रोट, रिटन, तो मैंने यहां पर लिख दिया रिटन, रिटन। बताओ समझ में आया? उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, आई को उधर लेके जाएंगे तो बाई मी हो जाएगा, जैसे ऊपर देखा था, है ना, मी को उधर लेके आए थे तो आई हुआ, तो अब आई को इधर लेके जाएंगे तो बाई मी हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस फटाफट देखो, ही विल नॉट मेक योर प्रोजेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है देखो,
हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले हमें पॉसेसिव दिख रहा है। मैंने बोला अगर कभी भी दिखे तो साथ लेके आओ, तो योर प्रोजेक्ट को इधर शिफ्ट करो। मैंने लिखा योर प्रोजेक्ट, योर प्रोजेक्ट। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल, हमें भी विल और सेल लगाना होगा, तो सिंपल सी बात है, योर प्रोजेक्ट दिखा तो विल ही लगेगा, है ना। आई और वी के साथ सेल लगता है तो मैंने विल लगा दिया। सर विल नहीं, विल बी, बिल्कुल विल भी लगेगा, लेकिन सुनिए जरा ध्यान से, विल के बाद नॉट आया है, आप भी विल के बाद पहले नॉट लगाइए फिर बी लगाइएगा। विल नॉट बी, बताओ ये बात समझ में आई? समझ में आई? वर्ब है मेक, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे मेक, मेड, मेड, यानी थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? मेड, मेड होता है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है ही को इधर लेके जाएंगे, हिम, यानी हिम, बाय हिम, क्या हो जाएगा? बाय हिम। और उसके बाद क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। इस प्रकार से आप अपने नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, हर एक बच्चा नेगेटिव सेंटेंस बना सकता है ना? आसान है ना? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। अगर भाई हमारे पास सेंटेंस जो दिया हो वो कहीं इंट्रोगेटिव में हो, अगर कहीं इंट्रोगेटिव के टाइप वन में, सर टाइप वन क्या होता है? मतलब जो सेंटेंस आपका हो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो उसे पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाते हैं? ध्यान से देखो कि अगर आपका एक्टिव वॉइस कुछ इस फॉर्म में हो कि सबसे पहले आपको क्या दिख जाए? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट दिखे। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, अगर ऐसा दिखे तो हम क्या करेंगे? ठीक है। और हो सकता है कि भाई सब्जेक्ट के बाद कहीं नॉट दिख जाए, और जरूरी नहीं कि दिखे ही, अगर दिख जाए तो कर देंगे, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको वर्ब दिखाई जाएगी किसी भी तरीके से, उसके बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा, लेकिन भाई क्वेश्चन मार्क आपको जरूर दिखेगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो इंट्रोगेटिव नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब हम इस तरीके के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा कि भाई जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है वो चीटिंग की तरीके से होता है। जैसे चीटिंग करते हैं ना कि भाई उसने जो किया है वो मैं भी करूंगा, तो भी सिंपल सी बात है, जो ये कर रहा है मैं भी करूंगा। ये हेल्पिंग वर्ब पहले लिख रहा है तो मैं भी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखूंगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट लिख रहा है तो मैं भाई ऑब्जेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि हम लोग जब चीटिंग करते हैं थोड़ा हटके करते हैं ना, थोड़ा हटके करते हैं ना, तो भाई सब्जेक्ट जगह पे मैंने क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट लिख दिया। अगर उधर नॉट आए तो आप भी लगा दीजिएगा, अगर ना आए तो मत लगाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, आए तो लगाइएगा, ना आए तो ना लगाइएगा। उसके बाद वर्ब लिखनी है तो बिल्कुल बच्चा वर्ब लिखेंगे, लेकिन किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे अब हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम बाई का यूज करेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट। ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आया है तो भाई नीचे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये रूल आपको स्क्रीनशॉट में ले लेना है मुन्ना पार्टी। हिमांशी वेरी गुड, क्या लिख रही हैं? हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, बीइंग, बीइंग और बीन। अच्छा, मतलब आपने पूरा पैसिवाइज का रूल बना दिया है। जरूरी नहीं कि बेटा हर सेंटेंस में बीइंग या बीन लगे ही, है ना, ये भी तो हो सकता है ना। इसलिए आप ऐसा रूल बनाओ जो हर जगह फॉलो हो जाए, जो हर जगह फॉलो हो जाए। ओके, ओके गौरी, थैंक यू गौरी। अगला भाई देखो, सेंटेंस देखो भाई, क्या है सेंटेंस हमारा? सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास सबसे पहला स्टार्ट होता है, डू यू टीच मैथ, डू यू टीच मैथ। सबसे पहले कंडीशन, मेरे को हेल्पिंग वर्ब दिखी, मेरे को क्वेश्चन मार्क दिखा, इससे मेरे को समझ में आ गया ये एक्टिव वॉइस जो है इंट्रोगेटिव में है। अब हम इसे कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे? कुछ इस तरीके से, भाई हेल्पिंग वर्ब आई है, मेरे को भी हेल्पिंग वर्ब लगानी। सर ऊपर डू आया है, क्या हम डू लगा दे? नहीं भाई, मेरे को समझाया गया है कि डू, डज और डिड कभी भी आपको पैसिव वॉइस में नहीं लगाना होगा। तो ध्यान रखो भाई, डू आया है यू के लिए, हम किसके लिए लगाएंगे? अपने ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैथ के लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। बताओ क्या ये बात समझ में आई कि कैसे इज आया? मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैंने देखा कि भाई यू के साथ तो डू आया है, ठीक है सर, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है मैथ, और सर मैथ के लिए हम इज आर एम में से क्या लगाएंगे? सर इज लगाएंगे। इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा? इसलिए हमने यहां पर इज लिखा। बताओ समझ में आई ये बात? अब हमारे पास ये सब्जेक्ट है तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट हमारा मैथ, चलिए लिख दीजिए।
ठीक है। अगर अगर मान के चलिए अगर आपको कोई समस्या है, आप नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, तो मैं और अच्छा तरीका बताता हूँ, फिर से देख लो, समझ लो। अगर मैं भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे सर जिन्हें समस्या हो जाएगी, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका ये बताता हूँ कि भाई हमेशा याद रखो, सब्जेक्ट जहां लिखा उसी के नीचे आप ऑब्जेक्ट लिख दो बस। सब्जेक्ट लिखा है, इसी के नीचे हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? मैथ। लिख दिया मैंने मैथ। बताओ समझ में आया? अब यू के लिए डू आया है, तो मैथ के लिए क्या लगाओगे? इज लगाओगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही बनेगा सेंटेंस। अब आपने देखा सर टीच आया है, यानी वर्ब आया है, मेरे को भी वर्ब लगानी है, नॉट तो आया नहीं है, थर्ड फॉर्म में लगाएंगे भाई। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, मैंने थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब हमें भाई सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट था यू, यू को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो बाय यू हो जाएगा, तो मैंने लगा दिया बाय यू, और लास्ट में भाई क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और इस प्रकार हमारा एक्टिव वॉइस बन के रेडी है। बिल्कुल समझ में आया? बढ़िया आसान तरीका है ना, मजा आ गई होगी। चलो भाई अगला सेंटेंस, हैव यू सोल्ड योर होम? क्या आपने अपना घर बेच दिया है? इसे हम अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई? हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग आई है, हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? हम योर होम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो भाई हमारा योर होम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, हैज योर होम। नहीं समझ में आ रहा है मेरा वो तरीका अप्लाई करिएगा, यू के नीचे योर होम लगाइएगा, फिर खुद दिख जाएगा योर होम के लिए क्या लगाएंगे। भाई घर है ना, बहुत सारे तो नहीं ना, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल होता तो हैव लगाते, तो मैंने हैज लगा दिया। आपको पता है कि भाई हैज और हैव के साथ बीन लगता है, तो चुपचाप इसके बाद पहले बीन लगाओ फिर वर्ब के पास जाओ। मैंने बीन लगा दिया। अब हमारे पास वर्ब है शोल्ड, जो कि पहले से थर्ड फॉर्म में। सर आपको कैसे पता? बोलोगे हमें पता है आपको कैसे पता कि थर्ड फॉर्म में है? मैं बताता हूं कैसे पता। मैंने देखा हैव, जो कि प्रेजेंट के परफेक्ट में आता है, और सर आपने बताया था कि सेंटेंस परफेक्ट में है तो थर्ड फॉर्म के साथ होगा, तो इसलिए थर्ड फॉर्म में है। तो इसे चुपचाप यहां पर सोल्ड लिख दो। मैंने सोल्ड लिख दिया। फिर उसके बाद हम बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद हमारा जो सब्जेक्ट यू है, यू को इधर शिफ्ट करेंगे तो बाई यू हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। क्लियर है अच्छे से? बहुत बढ़िया से। ओके बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई अगला सेंटेंस, डिड योर ब्रदर प्लक दिस फ्लावर? मैंने देखा मेरे पास डिड आ रखा है। डिड कहां पर आता है? सर पास्ट के इंडेफिनिट में। सर डिड किसके लिए आया है? योर ब्रदर के लिए, और योर ब्रदर के लिए डिड आया है, तो मेरे को किसके लिए लगाना है? मेरे को लगाना है दिस फ्लावर के लिए। सिंगुलर है ना, दिस आया है तो सिंगुलर, दिस होता तो प्लूरल, तो भाई इसके लिए हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। वॉज के बाद हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके नीचे मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया दिस फ्लावर, दिस फ्लावर। बताओ समझ में आया? हर एक बच्चे को समझ में आया? बढ़िया से आया होगा। उसके बाद क्या करना भाई? वर्ब आया है, मेरे को वर्ब लिखना है, तो थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं प्लक्ड। ठीक है, मैंने लिख दिया थर्ड फॉर्म में। उसके बाद क्या करना है भाई? हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर। भाई योर तो पॉजेसिव है, पॉजेसिव चेंज से नहीं होता, इसलिए हमें बाय योर ब्रदर ही लिखना होगा, बाय योर ब्रदर। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्रदर को हम सिस्टर नहीं कर सकते। अगर कोई नेमिंग वर्ड है तो उसे हमें बदलना नहीं होगा। हर एक बच्चे को बढ़िया से तरीके से समझ में आया ना? ओके, वॉज दिस फ्लावर प्लक्ड बाय योर ब्रदर? शविता, ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बनाया है। बस क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, वो भी लगा दीजिएगा। ठीक है, वो भी लगा दीजिएगा। ठीक है, वो भी लगा दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं भाई, आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। सर पहले वाले सब्जेक्ट, एक सेकंड एक सेकंड, बच्चे का क्वेश्चन है क्या? सर पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्यों नहीं लगा? बेटा सब्जेक्ट लगा तो है, यू आया है, यू को मैंने यहां पर अपना ऑब्जेक्ट ये लिखा, बाय यू लिखा, हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? सब तो सही है। अगर बच्चा इंट्रोगेटिव का टाइप 2 मिल जाए, मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड दिख जाए, तो क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा तरीका, अगर सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन वर्ड दिख जाए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिखे
और उसके बाद कहीं भैया सब्जेक्ट दिख जाए और गलती से कहीं उसके बाद नॉट दिखाई दे जाए और नॉट के बाद कहीं गलती से वर्ब आ जाए, ठीक है, कहीं गलती से वर्ब आ जाए और उसके बाद कहीं भाई गलती से आपको ऑब्जेक्ट दिख के क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो वो 100% इंट्रोगेटिव के टाइप 2 से आया है। पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान, जैसे आया है ऐसे ही बनाते चलो भाई। हेल्प क्वेश्चन वर्ड आया है, आप भी क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, आप भी क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब आई है, आप भी लगाइए हेल्पिंग वर्ब, आप भी लगाइए। सब्जेक्ट आया है तो आप क्या लगाओगे भाई, आप अपना ऑब्जेक्ट लगाओगे, जो चीजें समझाई गई हैं वही करोगे, बिल्कुल करोगे। उसके बाद अगर ऊपर नॉट आए तो आप भी लगा दीजिएगा, और सर ना आए तो मत लगाइएगा, ठीक है, जबरदस्ती मत करिएगा, गलत हो जाएगा। वर्ब आएगी तो किस फॉर्म में, वर्ब आएगी तो सर थर्ड फॉर्म में, बिल्कुल होगा। सर ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट जाएगा, और सब्जेक्ट हमारा जाएगा तो किसके साथ जाएगा, बाई के साथ जाएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट, और आप भी क्वेश्चन मार्क लगा के ही सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, ओके। सर लाइव क्लास रोज की, बेटा मैंने आपको बहुत पहले प्लान समझा दिया कि किस तरीके से क्लासेस होंगी, ठीक है, और भी तो क्लासेस होती है, मेरी क्लास 9th में होती है, 10th में होती है, 11th में होती है, 12th में होती है, हर जगह पढ़ाता हूँ, हर जगह पढ़ाता हूँ मैं। देखो भाई, अगर भाई इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो हमें उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हमारे पास सेंटेंस लिख के आया है वाई, मैंने देखा अच्छा क्वेश्चन वर्ड आया है, तो क्वेश्चन वर्ड आया है तो पहले चुपचाप कॉपी कर दो, कॉपी कर दिया मैंने। सर हेल्पिंग वर्ब आई है तो किसके लिए आई है भाई, सब्जेक्ट लिखे, मेरे लिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, योर लंच, योर लंच को इधर लेके आओ तो हम योर लंच के हिसाब से क्या लगाएंगे, वॉज, Why was your lunch? बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब मैंने देखा कि सर नॉट भी आ रखा है, तो बस मैंने बोला भाई सब्जेक्ट के बाद आया है तो तुम भी ऑब्जेक्ट के बाद लगा दो, चलो नॉट लगा दो, लगा दिया मैंने। सर वर्ब में तो आईएनजी आया है, आईएनजी आया तो क्या करना, बीइंग करना है, क्या करना है, बीइंग करना है। सिर्फ दो ही केस में आप बीइंग करेंगे और कहीं नहीं करना है, एक तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में, एक तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस, और कहीं नहीं करना है, दो ही जगह आपको बीइंग करना है, ठीक है। तो मैंने बीइंग कर दिया, फिर क्या करना है भाई, हमारा ऑब्जेक्ट आया है तो इसके बाद हमारा सब्जेक्ट उधर जाएगा, तो मैं बाई लगा के यू कर दूंगा, बाई यू, और भाई ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है तो हमने भी क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। आई नो कि आपको समझ में आया होगा, बढ़िया से आया होगा। और अगर कोई दिक्कत है भाई अगला सेंटेंस देखो, क्या, हाउ विल रोहन डू दिस वर्क। चलिए मैंने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आया है, और क्वेश्चन वर्ड आया है चुपचाप कॉपी कर दीजिए बिना सोचे समझे। हेल्पिंग वर्ब आई है रोहन के अकॉर्डिंग, मेरे पास क्या है, दिस वर्क, और दिस वर्क के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हम भी विल ही लगाएंगे, यही हमें समझाया गया। और हमारे पास सब्जेक्ट है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, दिस वर्क, और उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि 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 मेरे को विल बी शैल भी लिखना होता है, तो इसलिए भाई मेरे को इधर बी भी लगाना होगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। अब हम वर्ब को इधर लिखेंगे किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है मुन्ना, थर्ड फॉर्म होता है डन, डन डना डन डन, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमारा रोहन जाएगा उधर, रोहन क्या हो जाएगा, रोहन रोशनी हो जाएगा। अरे नहीं भैया रोहन रोशनी नहीं होगा, रोहन तो रोहन ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस का जिंगा लाला कर देना है मेरे। बताओ समझ में आ गया हर एक को, बहुत बढ़िया से, वेरी गुड। सर वर्ब नहीं लगाया है, किधर नहीं लगाया है भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, टेकिंग, टेकिंग, बीइंग टेकन, कोई नहीं गलती हो गई, हाँ मेरे से, टेकन, फिर क्या लगाएंगे, बाई, फिर क्या लगाएंगे, यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब तो सही है ना, अब तो सही है ना, अब तो, अरे वाह क्या बात है भाई, हमारे बच्चे बड़े मन लगा के सीख रहे हैं, गलती पकड़ ली मेरी। चलिए आप लोग साइड में अलग मिलिएगा, हमसे अलग मिलिएगा। अगला सेंटेंस देखो, वाई हैज शी नॉट कुक्ड फूड। चलिए कुक द फूड, फूड होना चाहिए, हाँ
अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इधर लिखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आएगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, हमारे पास द फूड के लिए क्या लगाएंगे, हैज, वाई हैज द फूड, ठीक, वाई हैज द फूड। बताओ इतनी बात समझ में आई, अच्छे से आई। हमारे पास नॉट आया है तो हमने भी नॉट लगा दिया। उसके बाद हमें हैज के साथ बीन भी लगाना होता है तो भाई हम इधर बीन भी लगाएंगे, बीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में पहले से थर्ड फॉर्म को उड़ा रखा है, मेरे को भी थर्ड फॉर्म लगा देना है, कुक्ड, कुक्ड। उसके बाद देखो भाई हमें सब्जेक्ट को उधर पहुंचाना, तो शी को जब उधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा, बाई हर, और क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया से, ओके। देखो भाई अगर हमारे कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनकी प्रैक्टिस तो हमने कर ली है, लेकिन भाई कुछ चीजें अलग भी हमारे सेंटेंस में आ जाती है, कुछ इस प्रकार से कि अगर हमें कहीं भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो ये पढ़ रहे हो ना इंट्रोगेटिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर कहीं गलती से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपको हु दिख जाए तो क्या करना होगा, कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा कि आपको कहीं गलती से हु दिख जाए, हो सकता है कि हु की जगह पर आप इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देख पाओ, हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही दिखे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो पक्का बच्चा वर्ब होगी, उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कुछ इस प्रकार बनेगा, हु को आपको बाई हुम करना होगा, हु को आपको क्या करना होगा, बाई हुम करना होगा, क्यों करना होगा, कैसे करना होगा वो भी मैं समझा दूंगा, पहले ये देख लो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, फिर आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट लिखना होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। वर्ब तो लगाई नहीं मैंने, वर्ब लगाना होगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। चलिए ये आपको रूल बनाना, ये प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, आपको पता है, आपको पता है कि भाई कि जो हु होता है, जो हु होता है ये एक प्रोनाउन होता है, ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, याद रखिएगा, यह एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। और ये प्रोनाउन होने के नाते भाई जब हम इधर शिफ्ट करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो जो हु का ऑब्जेक्ट होता है वो यहां पर आते आते हुम हो जाता है, क्या हो जाता है, हुम। जैसे ही का हिम होता है, आई का मी होता है, उसी प्रकार बच्चा हु को जब हम ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं तो हुम हो जाता है। और हमें रूल बताया गया कि हुम से पहले यानी जो भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसके पहले बाई लगाते हैं, तो एक कंडीशन तो अप्लाई हो गई, ठीक है, ये यहां पर हो गया। ये कहता है ए सुनो इधर आओ, इधर आओ, हम प्रोनाउन है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा और गौर से देखो, हम इंट्रोगेटिव वर्ड भी हैं, क्योंकि मेरे को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोला जाता है और एक इंट्रोगेटिव का अलग रोला होता है पूरे सेंटेंस में कि भाई इंट्रोगेटिव वर्ड को आप कभी भी सेंटेंस के बीच में लिख ही नहीं सकते हैं। ये काम तो उसी प्रकार हो गया जिस प्रकार थर्माकोल को पानी के नीचे छोड़ के आना, अरे भाई चाहे जितनी गहराई में छोड़ के आओ तुम ऊपर नहीं आ पाओगे, वो पहले ऊपर मिलेगा। इसी तरीके से हम इस इंट्रोगेटिव वर्ड को भैया इसके इंट्रोगेटिव होने की वजह से सबसे पहले खींच के लिखते हैं, इसीलिए यहां पर बाई हुम दिखाया जाता है, इधर नहीं दिखाया। याद रहेगा अच्छे से, पक्का से। तो ये कंडीशन तो आप समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे ये जाके कैसे यहां पर आ जाता है, अच्छे से आ गया होगा। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारे पास पहला सेंटेंस है, हु टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ये सेंटेंस आया है। चलिए देखिए भाई सिंपल सी बात है, अगर आप रटना चाहो तो भी ठीक है, प्रैक्टिस के साथ हो तो प्रैक्टिस के साथ। हु को देखते ही क्या करना है, बाई हुम करना है, कर दीजिए। कैसे करना, क्यों करना, सब कुछ मैंने समझाया है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे सर, एस आ रखा है प्रेजेंट के इंडेफिनिट से, यानी इज एम आर लगाना होगा, बाय हुम इज। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा।
फिर आपको वर्ब लिखनी होगी। ठीक, अब देखो, बाय हुम इज इंग्लिश, बाय हुम इज इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के लिए इज आया है, बाय हुम इज इंग्लिश। अब थर्ड फॉर्म में करेंगे टॉट, और क्वेश्चन मार्क, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि किस बच्चे ने सेंटेंस बनाया है। आकाश पटेल, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके ओके ओके, अब सही कर रहे हैं आप सभी, बढ़िया कर रहे हैं। अगले सेंटेंस पर आ जाते हैं। अगले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हु हैज ब्रोकन दिस विंडो। अब मेरे को दिखा हु को क्या कर देंगे, चुपचाप बाई हुम कर देंगे, बाई हुम। विंडो के लिए क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, बाई हुम हैज दिस विंडो, दिस विंडो। ठीक है, अब हम बीन लगाएंगे, बीन लगा देंगे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा बढ़िया से। ओके, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी। बाय हुम हैज दिस, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला देखो फटाफट से, हु हेल्प्ड यू। अगर भैया सेकंड फॉर्म में दिखता है तो क्या करते हैं, हु की जगह पर चुपचाप बाय हुम लगा दो, हु की जगह पर चुपचाप क्या लगा दो, बाय हुम लगा दो। उसके बाद हमने वॉज या वर लगाया, तो भाई यू के लिए क्या लगाएंगे, वर, बाय हुम वर यू हेल्प्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे सेंटेंस मैंने दिए भी हैं आज की क्लास में, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा पैसिव वॉइस बनाना। क्लियर है, बहुत बढ़िया से। चलिए भाई फटाफट से कुछ ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जहां हेल्पिंग वर्ब मेरे को कुछ अलग दिखेगी। जैसे कि मेरे को यहां पर दिख रहा है कैन, जैसे को मेरे को यहां पर दिख रहा है शुड, जैसे मेरे को यहां पर दिख रहा है मस्ट। कुछ अगर अलग हेल्पिंग वर्ब दिखती हैं तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ ये करेंगे कि भाई चुपचाप देखो, आई की जगह पर सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन, मैंने लिख दिया दिस, जो रूल था वही करेंगे, कुछ अलग हटना नहीं है, दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंगुलर है तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब यहां पर कैन आया है, तो कैन को क्या करना, सर कुछ भी हेल्पिंग वर्ब दिखे बस बी लगाना होता है, बस एक्स्ट्रा मैंने क्या लगा दिया, कैन बी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, कोई समस्या है क्या, कुछ नहीं ना, समझ में आ गया। अब थर्ड फॉर्म में इसको पहुंचा देंगे। भाई सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉल्व्ड होता है, सॉल्व्ड। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, बाय मी। क्लियर है। अगला देखो भाई, यू शुड ओबे द रूल्स, यू शुड ओबे द रूल्स। तो हम क्या लिखेंगे भाई, द रूल्स, द रूल्स शुड बी, द रूल्स शुड बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ओबेड बाय यू, बाय यू, फुल स्टॉप। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना हर एक बच्चे को। अगला सेंटेंस देखो, यू मस्ट डू योर वर्क। तो मैंने क्या लिखा, योर वर्क, योर वर्क। अभी इसके बाद वाला टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है और भी मजेदार है। ठीक है, योर वर्क मस्ट बी, मस्ट बी, डू का डन, डन, और उसके बाद यू को इधर लेके आएंगे, बाय यू।
इस प्रकार से हम, अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अलग दिखती है तो यही करना होगा। द रूल शुड बी ओबेड बाय यू। निस्ता तिवारी, हाँ जो भी हैं आप, ठीक है। ओके बच्चा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही है। चलिए अब ना हम आपको क्या करते हैं, अब हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा कुछ हट के सेंटेंस, जिसमें से हमारे पास सेंटेंस किस में दिखेगा, इंपरेटिव सेंटेंस में। ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमारा एक आदेशात्मक वाक्य होता है, जहां पर हमें सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। कैसे पहचानते हैं, मोस्टली जो हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं वो इंपरेटिव में ही बात करते हैं। मैंने बोल दिया स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। आपको कैसे पहचाना, चलो बताता हूं कैसे पहचाना। जो एक्टिव वॉइस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, या तो आपको सबसे पहले, क्या दिखेगा, सबसे पहले या तो आपको वर्ब दिखेगा जो कि फर्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा, फुल स्टॉप। इस तरीके से आपको सेंटेंस दिखे तो वो एक्टिव वॉइस होता है। या फिर बच्चा ध्यान से दिखेगा, या फिर बच्चा आपको, ठीक है, या फिर आपको दूसरी तरीके से भी रूल दिखाया जा सकता है। जैसे हो सकता है आपको यहां पर सबसे पहले एक शब्द दिख जाए प्लीज, उसके बाद आपको कोई वर्ब दिखेगी फर्स्ट फॉर्म में V1, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, फुल स्टॉप लिखेगा। या फिर भाई कुछ इस तरीके से भी आपको सेंटेंस दिखाया जा सकता है। आपको सेंटेंस में सबसे पहले हो सकता है डोंट दिख जाए, फिर आपको क्या दिखेगा, वर्ब दिखेगा यानी V1 दिखेगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, फुल स्टॉप। और डोंट की जगह पर ध्यान रखिएगा, डोंट की जगह पर हो सकता है कि इस जगह पर आपको डू नॉट दिख जाए। बस ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। इस तरीके से आप इंपरेटिव सेंटेंस पाएंगे। अगर आपको ये कंडीशन दिख गई तो समझ जाना है आपको कि ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और इसे जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे बहुत आसान तरीके से, कि भाई पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप इसे लेट से बनाना सीखेंगे, लेट, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, फिर आप बी लगाएंगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना करने के बाद हो सकता है अगर आप फुल स्टॉप लगा के, अगर आपका मन करता है तो आप एक्स्ट्रा में बाय यू लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंपरेटिव के अंदर यू सब्जेक्ट छिपा होता है। मैंने बोला डू दिस वर्क, मैंने किससे बोला, मैंने आपसे बोला, तो मतलब इस सेंटेंस में यू वर्ड छिपा हुआ है, तो इसलिए आप बाय यू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मन करे तो, ना करे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सेंटेंस तब भी सही रहेगा। ये आपका एक रूल होगा। और एक दूसरा रूल भी होता है जिसे हम इस प्रकार बना सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यू आर, यू आर आपको लिखना कंपलसरी है। उसके बाद आपके पास कंडीशंस कुछ इस प्रकार होंगी, आप यू आर के बाद लिख सकते हैं ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ठीक है, और एक शब्द है फॉरबिडेन, ठीक, जहां पर फॉरबिडेन की जगह पर आप कभी देखे होंगे फॉरबेड का यूज करते हैं, ठीक है, वैसे सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म फॉरबिडन होता है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, इतना करने के बाद आपको लिखना होगा टू, और टू लिखने के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस बना करके पूरा लिख के फुल स्टॉप कर देंगे। ये आपका रूल होता है, जिसे आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ज्यादा ही बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया होगा।
भाई कोई शायरी सुना दो। बेटा शायरी सुनना है ना तो फिर कोई मुशायरे में चाहिए, ठीक है। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, आर्ट साइड की क्लासेस हो बेटा, आपको इस चैनल पर सिर्फ मैथ और इंग्लिश की ही क्लासेस दी जाएंगी जो कि प्रॉपर दी जा रही हैं, प्रॉपर दी जा रही हैं, जिसमें से इंग्लिश का मैंने आपसे बोला है कि अगर आप 12th में हैं तो अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, 11th में है तब भी आपका अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, आगे देखो भाई क्या है कि भाई आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है कुछ इस प्रकार से कि जैसे कि अगर आपके सामने लिख के आया है डू योर वर्क, अपना काम करिए, तो हम इसे लेट से कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले लेट एक तरीका सीखो, अच्छे से सीखो लेट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, तो मैंने लिखा लेट योर वर्क, लेट योर वर्क। उसके बाद हम बी लगाएंगे, मैंने लिख दिया बी, लेट योर वर्क बी। अब हमने बोला कि भाई थर्ड फॉर्म, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, लेट योर वर्क बी डन, फुल स्टॉप लगा दीजिए तो भी ठीक। अगर आपका मन करता है इसके बाद डन के बाद बाय यू लगाएंगे तब भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे भाई दूसरे तरीके से बनाते हो तो कैसे बनाएंगे, देखो भाई हम लिख सकते हैं यू आर, यू आर, अब देखो बोला गया कि डू योर वर्क, आप अपना काम करिए, तो भाई हमने इस तरीके से मैंने आपको एक सलाह दी थी भाई आप अपना काम करिए, अब आपका मन है करिए तो ठीक, नहीं करिए तो भी ठीक, तो हम लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड। अब दूसरी तरीके से सुनिए, आपके पिताजी ने कहा "ए, अपना काम करिए", तो यहां पर एक ऑर्डर भी आप सब देख पा रहे हैं, तो यहां पर आप ऑर्डर शब्द भी लगा सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि भाई आप दोनों में से कोई एक अप्लाई कर रहे हैं, सेंटेंस बन रहा है, बन रहा है बिल्कुल। भाई थिंकिंग है कि मैंने बोला काम कर लो, पिताजी ने बोला तो भाई मानना ही पड़ेगा, नहीं डंडा रखा हुआ है, तो वहां ऑर्डर सब देख देख पा रहे हैं, यू आर ऑर्डर। अब इतना करने के बाद आप लिखेंगे टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यहां परसेंटेज दिखेगा, जो दिख जाए पूरा लिख दो, टू डू दिस वर्क, दिस वर्क। तो अब आपको जो आसान लगे, जो बेस्ट लगे उसे करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, 100% सीख जाएंगे। अगला सेंटेंस देखो, प्लीज गिव मी योर बुक। अगर कभी भी प्लीज दिख जाए और अगर आप लेट से बना रहे हो तो प्लीज को भूल जाओ, तो मैंने क्या लिखा, लेट योर बुक, योर बुक। फिर हमने लिखा बी, थर्ड फॉर्म में गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। अब मेरे पास बचा है मी, तो मी को हम लिखेंगे टू मी, एक तरीका ये। दूसरा तरीका अगर हम ऐसे बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, यू आर से बनाएंगे, ऐसे करके देखो ध्यान से भाई, हमने लिखा यू आर, यू आर। और कभी भी भैया अगर कभी भी आपको प्लीज शब्द दिख जाए तो आप सिर्फ रिक्वेस्ट की तरफ जाइएगा, जब प्लीज बोलते हो तो आप रिक्वेस्ट करते हो, तो यहां पर आप रिक्वेस्टेड लिखेंगे। मैंने बोला यू आर रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड लिखने के बाद हम लिखेंगे टू, मैंने लिख दिया टू। टू के बाद मैंने कंडीशन ये नहीं बोला कि मैंने पूरा सेंटेंस उठा के लिखो, मैंने बोला टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां है, यहां पर है, और जहां मिल जाए वहां से सेंटेंस उठा के लिखो, प्लीज का काम खत्म। तो गिव मी योर बुक, टू गिव मी योर बुक। किसी एक की प्रैक्टिस करिए, बेहतर तरीके से करिए और अपने आप को उसमें महारत हासिल कराइए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया से। और आगे बढ़ जाता हूं, अगले सेंटेंस को दिखाता हूं, कंप्लीट योर वर्क एट वंस, अपना काम तुरंत करिए। तो भाई अपना काम तुरंत करिए, आदेश दिया गया, तो हमने बोला लेट से बनाएंगे, तो कैसे, लेट योर वर्क, योर वर्क, लेट योर वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, कंप्लीटेड एट वंस।
और फुल स्टॉप। अगर हम इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई? देखो मैंने लिखा यू आर ऑर्डर्ड। क्लियर हो रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत परेशानी दिख तो रहा है ना सबको अच्छे से? डू योर वर्क, टू डू योर वर्क। योर हुई होगा, ठीक है, दिस मैंने लिख दिया, योर वर्क ही होगा, ठीक है। देखो ले यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर कंप्लीट योर वर्क एट वंस, टू कंप्लीट योर वर्क ही है ना? हाँ, योर वर्क एट वंस, फुल स्टॉप। आई होप जितने भी बच्चे हैं हर एक बच्चे को इंपरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी आ गई है। किसी को दिक्कत जल्दी से बोलो। ओके, हर एक बच्चे को आ रहा है ना बेहतर तरीके से? और सेंटेंस की प्रैक्टिस करा दो इंपरेटिव में, जल्दी से बोलो भाई। चलिए करा देता हूं कि अगर भाई हमारे को कुछ डोंट वाले शब्द दिख जाएं तो क्या करना होगा। अगर मेरे को डोंट दिखा तो मैं लेट से बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा? देखो ध्यान से, मैं लिखूंगा लेट फ्लावर फ्लावर। अब हम लिखेंगे नॉट बी, याद रखिएगा जब भी अगर कभी भी सेंटेंस में डोंट शब्द दिख जाए तो बी से पहले नॉट लगाओ, अगर आप लेट से बना रहे हो सेंटेंस तब, ठीक है। नॉट बी, और उसके बाद क्या करेंगे? प्लग्ड, फुल स्टॉप। अगर आप यू आर से बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? देखो भाई ध्यान से, मैंने लिखा यू आर। बनाने को तो आप ऑर्डर से, एडवाइस से भी सब बना सकते हो, लेकिन बहुत सिंपल सा रूल है भाई, अगर आपको डोंट दिख जाता है तो फॉरबिडन की तरफ चले जाइए, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। फॉरबिडन की तरफ, तो मैंने क्या लिखा? यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन। आपको मना किया गया है किस चीज के लिए? टू के बाद मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्लक। तो यू आर फॉरबिडन टू प्लक फ्लावर, और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सेंटेंस देखो भाई, क्या लिखा हुआ है? डोंट टेल अ लाई। हम इसे अगर लेट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? अ लाई, लेट अ लाई, फिर हम लिखेंगे नॉट बी। क्या? नॉट बी। बताओ समझ में आया? नॉट बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? टेल को थर्ड फॉर्म में टोल्ड, नॉट बी टोल्ड, और फुल स्टॉप लगा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। बच्चा एक गलती करता है, गलती क्या करता है? जब भी कभी डू देख लेता है वो इंट्रोगेटिव में पहुंच जाता है। बिल्कुल डू इंट्रोगेटिव में दिखेगा, लेकिन डू के जस्ट बाद अगर नॉट दिख रहा है तो वो इंपरेटिव ही होगा, वो इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। ये आपके पास डोंट शब्द लिखा हुआ है, ऐसा देख पा रहे हैं आप। तो अगर आप इसे ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, सिंपल सी बात है। यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू, वर्ब क्या है? टेल, यू आर फॉरबिडन टू टेल अ लाई, और फुल स्टॉप। समझ में आया ना? हर एक को समझ में आया ना? जल्दी से बोलो भाई, हर एक बच्चे को बोलना है। रिया चौहान बेटा अभी, हाँ बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। इट इज टू बी, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यू आर फॉरबिडन टू टेल आई लाई, वेरी गुड। ओके, आगे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो थोड़ा सा हटके है भाई, एक बार समझा दूंगा पूरे सेंटेंस याद हो जाएंगे। कैसे? कि अगर सेंटेंस में आपको दिख जाए इट इज अ टाइम, क्या दिख जाए?
इट इज टाइम, तो हमें क्या करना है, तो हमें चुपचाप देखो, अगर ध्यान से अगर इट इज टाइम दिख जाए तो हमें जैसा लिखा हुआ है चुपचाप ऐसे लिख दो, इट इज टाइम, जैसे लिख के आया वैसे ही कॉपी, ध्यान से देखिएगा, इससे गलती हो जाएगी आपसे, और है बहुत आसान। इट इज टाइम आया, इट इज टाइम लिख दीजिए, और जैसे इट इज टाइम लिखोगे आपको एक शब्द लिखना होगा फॉर। और इतना लिखने के बाद आप हमेशा याद रखिएगा जो वर्ब लिखी होगी उसके बाद जो चीज लिखी है ऑब्जेक्ट में उसको लिखो। तो वर्ब क्या है, ड्रिंक, ड्रिंक के बाद क्या लिखा हुआ है, टी, तो यहां पर फॉर के बाद टी आ जाएगा। बताओ याद रहेगा फॉर टी कैसे, मैंने बताया, मैंने फिर से समझाना आपको कि भाई इट इज टाइम लिख दीजिए, इट इज टाइम लिखने के बाद फॉर लिख दीजिए, फॉर लिखने के बाद अपने ऊपर वाले सेंटेंस में देखो जहां भी वर्ब लिखी है उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसको लिख दो। मैंने देखा ड्रिंक के बाद टी लिखा हुआ, मैंने लिख दिया टी। बताओ समझ में आया, मेरा सेंटेंस में से ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, क्या बचा, टू ड्रिंक। और टू के बाद हमें क्या करना होगा, याद करो भाई, टू के बाद हमें क्या करना होगा, टू के बाद हमें बी लिखना होगा, टू बी, टू बी, टू बी, ऐसे करके, ठीक है। तो टू बी ड्रिंक, टू बी ड्रिंक यानी टू बी ड्रंक, ठीक है, और फुल स्टॉप। ये सेंटेंस अगर आप बनाना सीख गए हैं तो फिर बहुत बढ़िया बात है। सर आप सबको बेटा, नहीं बेटा रश्मि, क्या चिंता कर रही हो आप, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे जिनका नाम मैंने नहीं लिया है ना, सबको समझ में आ रहा है भाई, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसे कोई भी प्रॉब्लम है, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे भाई जो वर्क करते हैं, मेरे को सेंड भी करते हैं, मैं चेक करके रिप्लाई भी करता हूँ ना, हाँ टाइम से देर से करता हूँ लेकिन करता हूँ कि भाई आपका सेंटेंस क्या खराब है, क्या गलती है, सही क्या है, गलत क्या है, सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। हाँ वेरी गुड, ओके, हाँ ओके बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट इज टाइम फॉर टी टू बी ड्रंक, टू बी ड्रिंक नहीं होगा, ड्रंक होगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म। सर समझा तो, हाँ बिल्कुल समझा दिया मैंने, फिर से बता दूं, अगर ऐसे लिखा है इट इज टाइम टू ड्रिंक कॉफी, तो कैसे करेंगे, इट इज टाइम लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, फॉर के बाद हमने देखा ड्रिंक के बाद वर्ब लिख, ऑब्जेक्ट आया हमारे पास कॉफी, मैंने कॉफी लिख दिया, फिर मैंने टू लिखना है, टू के बाद बी लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है, बस हो गया। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, दैट इज कंप्लीट। हाँ देखो भाई, इस तरीके से हम कह सकते हैं आज की हमारी प्यारी सी बेहतरीन सी क्लास कंप्लीट होती है, जिसके अंतर्गत हमने पूरा का पूरा कंप्लीट पैसिवाइज किया है, जिसमें से आपके पास कुछ सेंटेंस है प्रैक्टिस करने के लिए, और एक सेंटेंस मैंने समवन वाला यहां पर दे रखा है, जिसको मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, बस सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, और आप कर सकते हो, अगर आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हो तो भाई बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है, ओके। अब जल्दी से बोलो भाई, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, सर आई एम नॉट इन द यूजर प्लीज, ओके बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, ठीक है, बिल्कुल दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरे को। आपको क्या करना है, हर एक बच्चे को, अगर आप बढ़िया से बेहतर करना चाहते हो, YouTube पर ही आप कमेंट बॉक्स में इन सारे सेंटेंस को टाइप कर दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा, मैं समझाऊंगा, और अगर आप नहीं समझ पाओगे तो मैं जब प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा तो आपकी इन सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं, आज आपको बताना है कि आपको आज की ये प्यारी सी क्लास कैसी लगी, तो ये आपके लिए फॉर प्रैक्टिस। और अगर आप इंस्टा यूजर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ज्ञानोदय _ आसो, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको मैं दिखूंगा, उधर आप सेंड कर सकते हैं, उधर भी मैं चेक कर देता हूं टाइम के बाद,
ठीक है, तो इतना करने के बाद तो हम कह सकते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने 2 क्लासेस ली हैं, जिसमें मैंने रिमूवल ऑफ टू और डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत सारे बच्चों ने देखा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ एक बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।